और सर वीडियो। हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये हम्म। अच्छा जी, अपना रोल नंबर बताइए। सर 6606607110। हम्म, ठीक। अ, अच्छा जी, जी अगर सर। अगर किसी खिलाड़ी का मनोबल गिरा हुआ है ना, और आपको पता ही है मनोबल सर। गिरता है तो परफॉर्मेंस भी गिर जाता है। तो हाँ आप सर। एक हाँ, आप एक खिलाड़ी को कैसे मोटिवेट करेंगे? सर मैं सबसे पहले रीजन पता लगाऊंगा कि मनोबल जो गिरने की कारण है वो उसकी प्रैक्टिस सेशन की वजह से कौन सा रीजन बन पा रहा है। और उसके बाद में मैं उसकी काउंसलिंग करूंगा। और हम्म, काउंसलिंग करने के बाद मैं उसे मोटिवेट करूंगा कि आपको पार्टिसिपेट करना है, और ऐसे मैं उसको प्रेरित करूंगा, इनकरेज करूंगा सर पे। कैसे करेंगे? मान लीजिए कि मैं आपके सामने आपका स्टूडेंट हूँ, है ना, और मेरा बिल्कुल मनोबल गिरा हुआ है, बिल्कुल परफॉर्मेंस गिरा हुआ है। कैसे मुझे आप मोटिवेट करेंगे? सर मैं सबसे पहले रीज़न का पता लगाऊंगा कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान उसमें अगर वो कंपटीशन के दौरान प्री कंपटीशन के दौरान अगर वो उसका अगर साइकोलॉजिकल कुछ एंजाइटी वगैरह फील कर रहा है, नर्वसनेस फील कर रहा है, तो मैं उस पर्टिकुलर फेज के ऊपर ध्यान दूंगा, जैसे कॉम्पिटिटिव फेज या फिर ट्रेनिंग सेशन फेज के ऊपर। अगर कॉम्पिटिटिव के ऊपर अगर वो फील कर रहा है तो मैं उसे बार बार एक्सपोजर दूंगा कॉम्पिटिटिव कंडीशंस का, ताकि वो कंपटीशन के दौरान ये सब चीज़ें फेस ना करें, वो हैबिचुअल हो जाए उस पर्टिकुलर स्टेट से। अच्छा जी, आपकी अभिरुचि है खेल विज्ञान के उपकरणों का अन्वेषण करना। अभी तक जी किन सर। किन उपकरणों का अन्वेषण किया है आपने? जी सर, मैंने बायोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है, जैसे कि फोर्स डेक, फोर्स प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, टेंसियोमायोग्राफी एंड जी सेंसर, जो कि एक इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट है। और कुछ मोशन एनालिसिस कैमरास का भी मैंने यूज़ किया है। ठीक है, तो क्या उनकी उपादेयता है? जी सर। उनकी उपादेयता क्या है जिसका आपने खोज किया है? सर। जी सर, जैसे कि मेरा एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश है, उसमें एक मैंने इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया था, जो कि है बैरोपेडोमेट्रिक प्रेशर प्लेटफॉर्म, जिसमें हमारा जो फुट का वो रहता है, एरिया रहता है, उसका प्रेशर उसके अंदर डिनोट किया जाता है। और उसी के अंदर हम ऑसिलेशन का बताते हैं। और मैंने मेरे रिसर्च पेपर के अंदर पिस्टल लेवल पे उनका ऑसिलेशन मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट, इसका मैंने एनालिसिस किया था। और यह पेपर मैंने स्कोपस में Q3 इंडेक्स में पब्लिश भी किया है सर। अच्छा जी, अष्टांग योग क्या है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में पता नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, आपने ये पढ़ा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, पढ़ा है ये सब? अ, जी। जी सर। हाँ हाँ जी सर, मैंने पढ़ा है ये सब। अच्छा अच्छा। तो आप मुझे बताइए, प्राणायाम क्या होता है? सर प्राणायाम ऐसी एक्सरसाइजेस होती है जिसमें हम ब्रीथिंग करके बोलते हैं। अच्छा, एक खिलाड़ी के लिए इस अष्टांग योग का क्या महत्व है? सर अष्टांग योग से खिलाड़ी एक डिसिप्लिन सीखता है, और साथ साथ वह ब्रीथ कंट्रोल, अपने एक्सरसाइज के दौरान ब्रीथिंग कंट्रोल और वाइटल कैपेसिटी में उसकी बढ़ोतरी होती है, तो उसके लिए यह हेल्पफुल रहता है। अच्छा, एक खिलाड़ी के लिए कि वो एक अच्छा प्रदर्शन करे, इसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी आवश्यक है? सर अगर खिलाड़ी को हम चाहते हैं कि एक अच्छा प्रदर्शन करे, तो हमें उसकी रेगुलर बेसिस पर हमें उसकी स्क्रीनिंग भी करना चाहिए, और खिलाड़ी को पूरी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करना आवश्यक है। उसी से उसका परफॉर्मेंस निखर के बाहर आएगा, अगर उसे अच्छा अच्छा, अगर बेसिक अगर फैसिलिटीज़ वगैरह अगर आपने उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी और उसका मनोबल गिरा हुआ है, तो जी क्या सर। वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा फैसिलिटीज से? नहीं सर, वो नहीं कर पाएगा। हम्म, मुझे फैसिलिटीज़ के साथ साथ उसका मनोबल भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी वो
अच्छा परफॉर्म कर पाएगा सर। अच्छा, ये खिलाड़ी के लिए संतुलित आहार का क्या महत्व है और क्या होता है ये संतुलित आहार? सर संतुलित आहार वो होता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और फैट, प्रोटीन और ऐसे ही कई माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसके अंदर विटामिन और मिनरल आते हैं, उसकी सही मात्रा में भोजन में सम्मिलित हो। और उससे खिलाड़ी को यह बेनिफिट मिलता है कि उससे उसकी रिकवरी जल्दी होगी और उसका परफॉर्मेंस निखर के बाहर आएगा। अच्छा, आपका प्रिय खेल कौन सा है? सर मेरा प्रिय खेल जिम्नास्टिक्स है। जिम्नास्टिक्स। अच्छा, लेकिन मान लीजिए कि आपकी नियुक्ति एज ए स्पोर्ट ऑफिसर हो जाती है और वहाँ पे जी जो सर। स्टूडेंट हैं वो क्रिकेट में रुचि रखते हैं, तो फिर जी उनके सर। प्रति आपका क्या रवैया रहेगा, कैसे उनको आप ट्रीट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी रुचि तो कुछ और है। सर मैं जी सर, मेरी रुचि जिम्नास्टिक्स में, पर मैंने मेरी ग्रेजुएशन के दौरान सारे ही स्पोर्ट्स का इंफॉर्मेशन ली है और मैंने खेला भी है, सबकी बेसिक स्किल मैंने सीखी थी। तो मैं उनके क्रिकेट के ऊपर भी ध्यान दूंगा, और साथ ही साथ जिम्नास्टिक्स का एक टाइप होता है जिम्नास्टिक्स फॉर ऑल, जिसके अंदर हर एक स्पोर्ट्स में यूज़ होने वाली बेसिक फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो मैं उन्हें जिम्नास्टिक्स एक्सरसाइज करवाऊंगा जिससे उनकी फिटनेस डेवलप हो, और साथ ही साथ जो कि उनको क्रिकेट में हेल्पफुल होगी। और मैं उन्हें क्रिकेट की बेसिक स्किल्स भी सिखाऊंगा। अच्छा, खेल औषधि की क्या अवधारणा है, क्या कंसेप्ट है खेल औषधि? जी। जी सर। स्पोर्ट्स मेडिसिन। हाँ, मेडिसिन्स। स्पोर्ट मेडिसिन की कंसेप्ट क्या है? सर स्पोर्ट्स मेडिसिन वह ब्रांच है जो कि स्पोर्ट्स में होने वाली इंजरी से डील करती है, और इसके अंदर बेसिकली रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज आती है जो कि हमारी होने वाली इंजरी से रिहेबिलिटेशन में हमको हेल्प करती है। ठीक। अक्षय जी, जी मैडम। आपने LNIP जो है यहाँ से अपना MPED कंप्लीट किया है ना? कब किया था? जी मैम। अब मैंने 2024 में एमपीएड कंप्लीट किया है यहाँ से, और 2022 में मैंने बीपीएड किया था यहीं से। यहीं से। तो ये जो LNIP है, जी। इसका योगदान क्या है भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेलों के विकास में इसका योगदान क्या है? मैडम ये इसका योगदान यह है कि ये फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को बनाता है विद बीपीएड के दौरान, और मास्टर्स के दौरान ये पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को बनाता है। और इसका महत्व ये है कि जैसे कि कोच है वो पर्टिकुलर एथलीट के ऊपर फोकस करता है 2 से 3, और फिजिकल एजुकेशन टीचर यह फोकस करता है कि मास पार्टिसिपेशन हो। जब मास पार्टिसिपेशन होगा तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे अच्छे अच्छे एथलीट्स को, और उन्हें हम टॉप लेवल पर पहुंचा सकते हैं। अच्छा, मुझे लेक्चर मेथड बता सकते हैं? कितने मेथड होते हैं लेक्चर के मेथड? अ, जी मैम, लेक्चर लेक्चर मेथड होता है, और स्टूडेंट को सिखाने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि होल पार्ट होल मेथड होता है, डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है, पार्ट होल पार्ट मेथड होते हैं, जिससे कि हम स्टूडेंट्स को कुछ भी जो स्टडी है उसकी करवा सकते हैं, या स्किल्स वगैरह है उसके हम सिखा सकते हैं। तो सबसे जो है ये मेथड जो है वो किस किस उसमें अंतर क्या है? मेथड में अंतर क्या है ये सभी मेथड जो आपने बताए? हाँ जी मैडम, डेमोस्ट्रेशन मेथड वह होती है जिसमें हम एथलीट डेमोस्ट्रेट के उसे आपको इसको सिखाता है, वो बोलते हैं कि उसके बाद उसके अंदर हम हर एक स्किल को पार्ट में करवाते हैं, उसके बाद में उसी स्किल को पार्ट बाय पार्ट के बाद में होल स्किल करवाया जाता है। और होल पार्ट होल मेथड के अंदर पहले पूरी स्किल कराई जाती है, उसके बाद में उसको बाई पार्ट में तोड़ा जाता है, उसे बाई पार्ट में कराने के बाद में फिर उसे होल एज अ होल स्किल उसे कराई जाती है। ओके। लेसन प्लानिंग का क्या महत्व है? जी मैडम, लेसन प्लानिंग का यह महत्व है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लेसन को प्लान करते हैं, जिससे कि जो क्लास है वो हर एक किसी भी टॉपिक
कोई फिर किसी भी स्पोर्ट को या फिर के को स्ट्रक्चर्ड वे में सीख सके। और यही यही हमारा टीचर को भी हेल्प करता है कि स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासरूम को। हेलो। हेलो। जी हेलो। हाँ जी। चलिए ठीक है। अच्छा ये आई एम बताइए। ऑडिबल? हाँ हाँ, आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। अक्षय जी, आपने ये बताइए जी कि मैम। जो अभी कॉमनवेल्थ गेम कंप्लीट हुए हैं ना, कल 2 तारीख को, यस मैम। तो हाँ मैम। जो इसकी जो समापन सेरेमनी थी है ना, एक तो ओपनिंग सेरेमनी होती है, एक समापन सेरेमनी होती है, तो दोनों में क्या अंतर होता है? जी जी मैम। हम्म। मैम ओपनिंग सेरेमनी में मार्च होती है, वो एक कंट्री से कोई पार्टिसिपेशन है वो अक्षय जी, आपकी आवाज़ नहीं आ आवाज़ रही है। सही नहीं आ पा रही, फोन पे कर नेटवर्क लो। की इशू है शायद। आप फोन पे कर लो। हेलो। आवाज़ नहीं आ रही है। अक्षय फोन जी, पे कर लो। आवाज़ आ रही है मेरी? नेटवर्क कमजोर है। आवाज़ ही नहीं आ रही है। यस सर। हेलो। यस हाँ जी। मैडम। मैम रही आ, आपकी आवाज़? हाँ, अब आने लगी। अब अभी आ रही हेलो। आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं मैडम आ रही आती। है मेरी आवाज़? हाँ, अब आ रही है। मैं ये बोल रही थी कि ये मैम जो, थोड़ा सा नेटवर्क है इसका। हाँ, जी मैम। ओपनिंग सेरेमनी होती है और ये समापन है ना, जब इसका समापन हो रहा होता है तो भी कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो उसमें भारत की ओर से कुछ जो है खिलाड़ी, ठीक है, जो उसमें यस मैडम। शामिल होते हैं, तो कौन कौन से खिलाड़ी थे जो शामिल हुए थे ओपनिंग सेरेमनी और समापन सेरेमनी में? जो ध्वजवाहक मैम वगैरह उसके ध्वज अंदर। लेके जाते हैं ना, भारत का ध्वज लेकर जाते यस। हैं, हाँ, तो उससे रिलेटेड जी बताइए। जी मैडम। हम्म। मैम उसके अंदर हमारी कंट्री के सारे एथलीट अवेलेबल रहते हैं और इसके अंदर एक फ्लैग बियरर रहता है। हम्म। और ओपनिंग सेरेमनी के तुरंत बाद वह ओथ ली जाती है एथलीट्स के दौरान, हम्म। एथलीट्स के द्वारा। तो फ्लैग लेकर कौन गया था? सारे एथलीट गए थे? हाँ। नहीं नहीं मैम, एक एथलीट जाता है, मुझे ये पता नहीं अभी कौन एथलीट फ्लैग लेकर गया था। हम्म। एक जाता है या दो जाते हैं? एक की दो? जी। पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना। अभी सॉरी सर, करंट मुझे से भी है। पता नहीं है। अभी करंट जी से जी। है ना। हाँ जी। चलिए। हाँ। ठीक है। हाँ। अच्छा अच्छा। ये बताइए, मेरा अंतिम प्रश्न है। आप बन जी जाते हैं मैडम। ना क्रीड़ा अधिकारी, स्पोर्ट ऑफिसर, तो आप जो है शुरुआत के 1 महीने के अंदर क्या क्या करेंगे, क्या क्या कार्य करेंगे स्पोर्ट ऑफिसर बनने के, ज्वाइनिंग होने के 1 माह के अंदर? जी मैडम, अगर मेरा सिलेक्शन होता है एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर तो मैं सबसे पहले वहाँ पर निरीक्षण करूंगा कि कौन सा खेल उस एरिया में प्रसिद्ध है और स्पोर्ट्स में कौन से एथलीट की किस स्पोर्ट्स में रुचि है, और उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसका सब कुछ रिकॉर्ड रखूंगा कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल है, क्या क्या इक्विपमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। और करवाऊंगा उनके स्टूडेंट्स में, जिससे कि वो इनकरेज हो सके, उनका मास पार्टिसिपेशन बढ़ सके मैडम। ठीक। ओके अक्षय जी, कॉमनवेल्थ के बारे में हमने आपसे पूछा था, तो इसमें कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको हटाया गया था? सर इसमें शूटिंग, हम्म। आर्चरी, ऐसे कुछ स्पोर्ट्स थे जिसमें भारत डोमिनेंट था। और ऐसे स्पोर्ट्स को उसमें से हटाया गया था, जैसे कि हमारा शूटिंग हो गया, आर्चरी हो गया। ये कुछ स्पोर्ट्स है जिसे हटाया गया था सर। कोई इसकी वजह थी क्या? सर ऐसा माना गया है कि ये एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन पर हुआ था, पहले इसका वेन्यू और कहीं था, पर इसे अभी स्कॉटलैंड में करवाया गया है। कहाँ और था पहले इसका इसका मेन्यू? मोटो भी है कि लेस वेन्यू। सर इसका स्कॉटलैंड में था, ग्लासगो स्कॉटलैंड। नहीं, इससे पहले कहाँ इसका मेन्यू था कि कहाँ का, वो ना था ये पहले? अ, ऑस्ट्रेलिया सर ना? मुझे अभी याद नहीं आ रहा इसका वेन्यू ऑस्ट्रेलिया। में। ऑस्ट्रेलिया, यस सर। हाँ। यस सर, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, 2030 में कहाँ होने वाला है? 2020 में हमारे भारत में अहमदाबाद में होने वाला है सर। ओके। अच्छा, फिजिकल हेल्थ के बारे में बताइए, इसकी कोई डेफिनेशन है? जी सर, फिजिकल हेल्थ की डेफिनेशन है, फिजिकल हेल्थ सर वो हेल्थ होती है जिसमें हम डेली टास्क करने के लिए
बॉडी फिट हो। ये इसका मीनिंग हो गया या डेफिनेशन हो गई ये? सर सर, इसका ये मीनिंग हुआ है, मुझे डेफिनेशन अभी एक्चुअल में याद नहीं आ रही सर, जो ऑथर के द्वारा गिवन है, ये इसका मीनिंग था सर। ओके, आपकी किस खेल में रुचि है? जिम्नास्टिक में? जिम्नास्टिक शामिल था इसमें कॉमनवेल्थ में? जी सर, कॉमनवेल्थ में जिम्नास्टिक शामिल था, और हमारे यहाँ से कई एथलीट ऐसे हुए जिन्होंने फाइनल में कॉम्पीट भी किया है। कोई मेडल आया इसमें? नहीं सर, मेडल नहीं आया था इसमें भी, पर हो सकता है भविष्य में मेडल आए, क्योंकि हमारे एथलीट का बिल्कुल। इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। ओके, चलिए, अगर कोई खिलाड़ी है उसका VO2 मैक्स अच्छा है, ठीक है, फिर जी सर। और फिर उसका जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस है, वो खराब होता जा रहा है लगातार, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? सर, इसकी वजह उसका टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, मैकेनिकल जो मूवमेंट पैटर्न रहता है उसके अंदर कमी भी हो सकती है। तो हम इसे मूवमेंट एनालाइज करेंगे इसका, कि किस मूवमेंट में उसका कमी आ रही है, तो हम उस मूवमेंट को सुधार करेंगे। ऐसा हो सकता है सर कि कभी कभी VO2 मैक्स अगर अच्छा है पर एथलीट का मूवमेंट अगर खराब है, तो उस वजह से उसकी स्किल के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, और उसका परफॉर्मेंस डाउन होते जाता है। ओके, बाड़ा कोड के बारे में पता है आपको? क्या होता है जिसमें जो खिलाड़ी रहते हैं उनके जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनके बारे में बताया गया है? नो सर। ओके, फिजिकल फिटनेस इंडेक्स क्या होता है? सर, आई एम नॉट श्योर, पर मैं सर इसे ट्राई कर सकता हूँ। कि फिजिकल जी। फिटनेस इंडेक्स वह इंडेक्स होता है जिसमें हम एथलीट की फिजिकल टेस्ट लेकर के उसका जो स्कोर रहता है उसे हम इवेल्युएट करते हैं। देख लेना आप इसे ना अच्छे से। जी सर। ओके, NEP के बारे में पढ़ा होगा आपने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी? हाँ सर, जी जी, सर, मैंने पढ़ा है। बताइए, स्पोर्ट्स के बारे में बताइए, क्या क्या इसमें प्रोविजंस किए गए हैं? सर, NEP 2020 में सबसे पहले हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है, और इसी के तहत हमने स्पोर्ट्स को को करिकुलर से हटा करके मेन स्ट्रीम में लाया गया है। और इसके अंदर यह बात भी की गई है कि जैसे कैसे हम एथलीट कैसे हम स्टूडेंट का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, अक्षय जी, अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च, मतलब रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसमें भी बात बोली गई है NEP में, तो क्या 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 बोला गया है इसमें? जी सर। सर, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसके अंदर 3 तरह की यूनिवर्सिटीज़ का प्रावधान रखा गया है। जैसे एक टीचिंग फोकस्ड यूनिवर्सिटीज़ रहेगी, एक रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ रहेगी। हम्म। और उसके अंदर मेनली जो रहेगा वो रिसर्च फोकस्ड कोर्सेज वगैरह होंगे। और जो 3 ईयर की डिग्री की जाती थी उसमें 3+1 एक रिसर्च का भी होगा। और टोटल 4 ईयर का डिग्री बैचलर्स का डिग्री प्रोग्राम रखा गया है। और अगर वह कर लेता है, अगर 4 साल का होता है, तो उसके बाद में स्टूडेंट डायरेक्ट PhD में एनरोल कर सकता है सर। ओके सर। अच्छा जी, जी सर। तो आपका चयन क्यों किया जाए? सर, अगर मैं मेरी शैक्षणिक योग्यता देखूँ तो मैंने पूरा बैचलर्स मास्टर्स और इसी के साथ साथ मैंने मेरा PhD किया है, संपन्न किया है। और मैंने मेरे मास्टर्स के दौरान ही JRF भी क्वालिफाई किया है। तो शैक्षणिक तौर पर मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, और साथ ही मेरे पास में कुछ एक्सपीरियंस ऐसा भी है इवेंट कंडक्ट करवाने का। जैसे मैंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर वॉलेंटियरिंग के रूप में मैंने काम किया था, और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वॉलेंटियर के रूप में भी काम किया है। तो मुझे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी थोड़ा एक्सपीरियंस है वहीं से। और स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बात की जाए तो मैंने सर 11 बार स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। तो मैं यूथ को मोटिवेट कर सकता हूँ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, आपका आज का साक्षात्कार समाप्त हो रहा है ना? आपका कब है थैंक यू इंटरव्यू? सर। आपका कब है? सर, मेरा 6 तारीख को। छः सर, को मेरा आप? 6 तारीख को इंटरव्यू है। हाँ हाँ। तो अब तो ये आप